हेलो दोस्तों, क्या आपकी एसीएल की प्रॉब्लम है या आप एसीएल की सर्जरी का प्लान कर रहे हैं? तो इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि एसीएल की सर्जरी के पहले आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है ताकि आप पूरी तरह फिट रहें जब आपकी सर्जरी हो, तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिले और आपको जो भी ऐसे आपकी जो रिकवरी है वो पूरी तरह कंप्लीट हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एसीएल के पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है। हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, समय समय पे लोग मुझसे एसीएल के बारे में ये पूछते रहते हैं कि सर हमें सर्जरी करानी है, 15-20 दिन या 1-2 महीने बाद सर्जरी करवानी है, तो इसके पहले कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, किन किन बातों का फ़र्क पड़ सकता है ऑपरेशन के रिजल्ट्स में, कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो अभी हम कर सकते हैं। तो हम ये जो वीडियो आज आपको बताने वाले हैं ये इन्हीं चीज़ों के बारे में रहेगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई जब आपके एमआरआई हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि आपके एसीएल के साथ मेनिस्कस इंजरी है या नहीं है। अगर आपके एसीएल के साथ कोई और इंजरी नहीं है तो आप चलना फिरना कर सकते हैं। चलने फिरने में एसीएल को कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होता, नॉर्मल आप वॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको स्पोर्ट्स या जिमिंग या रनिंग ऐसे कुछ गेम से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप एसीएल के टूटे हुए पैर में आप जिमिंग या रनिंग करने की कोशिश करते हैं तो आप गिर सकते हैं और इससे आपकी ज़्यादा चोट लग सकती है। दूसरा, अगर आपके एसीएल के साथ मेनिस्कस टियर है तो आपको आलती पालती मार के बैठने में, उकड़ू बैठने में और ज़मीन पे बैठने के काम में परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम नीचे बैठते हैं तो मेनिस्कस पे बहुत अधिक लोड पड़ता है और इसकी वजह से मेनिस्कस ज़्यादा फट सकता है। नॉर्मल चलने फिरने से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन चांस यही रहता है कि जितना हो सके आप ज़रूरत के अलावा ज़्यादा ना चलें। काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं मैसेज के द्वारा कि सर हमारे 5-6 दिन बाद कोई एग्ज़ाम है या घर में शादी है, तो कितने दिन तक हम सेफ़ली एसीएल को लेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चोट लगने के बाद आइडियल टाइम एसीएल सर्जरी का 2 से 4 वीक में होता है, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर अपने सर्जरी करवा लेनी चाहिए। लेकिन यदि आपके घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन है और या फिर कोई और भी इंजरी है तो आप 1 से 1.5 महीने आराम से वेट कर सकते हैं। एक बार एमआरआई पे जब आपको पता चल जाता है कि आपके एसीएल है तो आपको कुछ एक्सरसाइज तो स्टार्ट कर देनी चाहिए। काफ़ी जगह मैंने देखा है कि लोग घुटने में प्लास्टर लगा देते हैं। प्लास्टर लगाने से क्या होता है कि घुटना जाम हो जाता है। कभी भी स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर घुटने में प्लास्टर नहीं लगाना चाहिए और हमेशा नी ब्रेस लगाना चाहिए। और नी ब्रेस का भी मतलब ये नहीं है कि आप इसको पैर को बिल्कुल सीधा कर लें और मोड़े ना। आपको हम एक वीडियो दिखा रहे हैं, तो इस वीडियो में जिस प्रकार से दिखाया गया है वैसे आपको घुटने की बेंडिंग करनी चाहिए। दूसरा, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको और बता रहा हूँ जो कि आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो पैर है वो मजबूत हो जाए और जब आप एसीएल का ऑपरेशन कराएं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग खान पान के बारे में भी पूछते हैं कि सर हमने एसीएल सर्जरी करवानी है तो क्या हमें कोई स्पेशल डाइटरी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो दोस्तों, कुछ कैल्शियम, विटामिन डी और बी12 की जो टैबलेट्स होती हैं वो हम रिकमेंड करते हैं, जो आप नीचे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे या ऑनलाइन कंसल्टेशन से मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, जिन दवाइयों को आपको एसीएल सर्जरी के पहले चालू कर देना चाहिए, जिससे कि रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी जानना चाहते हैं कि सर अगर हम एसीएल की सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले कुछ ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी या क्या क्या होगा? तो ज़्यादातर बेसिक जो ब्लड टेस्ट हैं वो कुछ वायरल मार्कर्स और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन और चेस्ट एक्सरे कराया जाता है। अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो आपके डॉक्टर आपको कोविड टेस्ट कराने की भी ज़रूरत बता सकते हैं। तो ये सब जो बेसिक टेस्ट हैं वो आपको कराए जाते हैं, क्योंकि एसीएल सर्जरी में किसी प्रकार का कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो होता नहीं है, तो इसलिए किसी प्रकार के ब्लड ग्रुप कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर जब हम ऑपरेशन के लिए आपके यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें कौन कौन से स्पेशल सामान लेके आना है? तो ऐसा कोई ख़ास सामान लेके आने की ज़रूरत नहीं होती है। एसीएल के लिए आपको कोई स्पेशल कुछ सामान नहीं लेके आना है और आप 2 या 3 दिन आपको स्टे करना होता है, उसके बाद आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। अगर आपके पास पहले से ही नी ब्रेस है तो आप ऑपरेशन अपने हॉस्पिटल में नी ब्रेस को लेके जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके पास वॉकर भी मौजूद है तो आप वॉकर को भी ऑपरेशन से पहले जब आप अस्पताल में एडमिट होते हैं तो ले जा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आपको 15 से 20 दिन वॉकर की ज़रूरत होती है। अगर आपके घर में इंग्लिश कमोड नहीं है तो आपको सिटिंग के लिए कमोड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इंडियन कमोड को आप ऑपरेशन के बाद आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। 2 से 3 महीने आपको वेस्टर्न कमोड की ज़रूरत पड़ती है। जिनके घर में ऐसा नहीं है वो टेम्प्रेरी स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं और उसकी सहायता से 3 से 4 महीने अपनी एक्सरसाइज के दौरान वेस्टर्न कमोड को यूज़ कर सकते हैं। तो एसीएल सर्जरी के पहले करना होता है ताकि आपकी जो मसल्स हैं
वो पूरी तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएं। सबसे पहले आपको नी बेंडिंग एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि आपको एक बार बैठ जाना है। बैठ के और थाई के नीचे दोनों हाथ लगा लेने हैं और धीरे 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 पैर को बेंड करना है। एसीएल के बाद क्या होता है, एसीएल चोट लगने के बाद पेशेंट की घुटने की टाइट होने की टेंडेंसी होती है, तो ये ना हो जाए इसलिए पैर को बेंड करना है। जितना जेंटल प्रेशर से अपन बेंड कर सकते हैं बेंड करना है। देख सकते हैं आप, रोज़ प्रेशर बढ़ाते जाइए और पूरा टारगेट है कि हमें पूरा जो पैर है वो नीचे हील को, थाई को टच कर जाना चाहिए। तो आप थोड़ा बेंडिंग बढ़ाइए, रोज़ आप बेंडिंग बढ़ाते जाएंगे, पूरी बेंडिंग करिए और करिए और करिए और करिए और करिए और करिए। तो जब तक सर्जरी नहीं हो सकती, जब तक कि आपका जो पैर है वो पूरा थाई को टच नहीं कर जाता है। और आगे बेंड करिए और करिए और करिए। तो आप देख सकते हैं कि जब पूरी बेंडिंग आपकी आ जाती है तब आप सर्जरी के लिए फ़िट हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग घबरा के, जैसे ही उनको पता चलता है कि उनके एसीएल चोट हो गई है, वो घुटने को बेंड करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेना है और घुटने की बेंडिंग करनी है। एसीएल की सबसे पहली शर्त यही है कि जो घुटना है वो पूरा बेंड होना ही चाहिए। देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये घुटने को बेंड कर रहे हैं, इस तरह से आपके घुटने को बेंड करना है। दूसरी एक्सरसाइज है स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना एक पिलो जो है वो एंकल के नीचे लगा लेना है। एक बार आप एंकल के नीचे लगाइए पिलो को, और आप घुटने को जेंटली नीचे की साइड दबाना है। इस एक्सरसाइज का जो मकसद है वो ये होता है कि जब भी घुटने को चोट लगती है तो हमारा पैर बेंडिंग पोजीशन में जाना चाहता है और बेंड हो जाना चाहता है। तो जब आप लेटेंगे तो घुटने के नीचे थोड़ी सी जगह बच जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, जब आप खड़े होंगे तो आपको पैर सीधा नहीं खड़ा रह जाएगा, बल्कि आपका पैर जो थोड़ा बेंड हो जाता है। ये कंडीशन हम नहीं चाहते, इसे फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो किसी भी तरह की एफएफडी नहीं होनी चाहिए। तो आप पिलो रखिए एंकल के नीचे और जेंटली नी को नीचे की साइड प्रेस करिए, ताकि आपका जो पैर है वो हाइपर एक्सटेंशन में जाए और घुटना जब आप लेटें तो पूरी तरह चिपका हुआ हो बेड से, और ऐसा नहीं हो कि घुटने और बेड के बीच में कोई जगह बच जाए। तो ये एक्सरसाइज इसमें आपकी हेल्प करेगी। तीसरी एक्सरसाइज जो है वो है स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज। इस पिलो को हटा दीजिए। स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज जो है दोस्तों, उसके लिए आपको पैर को सीधा ऊंचा उठाना है। आप चाहें तो इसे नी ब्रेस के साथ कर सकते हैं, अगर आपके नी ब्रेस लगा हुआ है तो, या फिर बिना नी ब्रेस के पैर को 30 से 40 डिग्री पर उठाना है और 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। 10 तक गिनती गिननी है और उसके बाद दोबारा पैर को नीचे करना है। ये एक्सरसाइज 50 से 60 बार आपको डेली करनी है। हो सकता है शुरू में इस एक्सरसाइज को करने में आपको दिक्कत आए, और आपको कोशिश करनी है 15 से 20 दिन में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एंकल को आपकी साइड खींचना है और पैर को ऊपर उठाना है और 10 तक गिनती गिनना है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। उसके लिए आपको हिप्स पे नी को फोल्ड कर लेना है और दोनों हाथ छाती पे रख लेने हैं, और उसके बाद अपने हिप्स को ऊपर की साइड उठाना है। इस तरह से जब आप उठाएंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि हम ऑपरेशन के लिए हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट का ही उपयोग करते हैं। तो हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज आपके हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम करती है। दोबारा से आप उठिए और 10 तक गिनती गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद दोबारा इस पोजीशन में आ जाना है। तो ये है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो है स्क्वैट्स एक्सरसाइज। इसके लिए आपको खड़ा हो जाना है और हाफ स्क्वैट्स करना है। अगर आपको शुरू में दिक्कत आती है तो आप कोई दीवार या दरवाज़ा पकड़ के भी स्क्वैट्स कर सकते हैं। तो आपको, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके, कि आपको पैर को स्क्वैट्स करके दिखाइए एक बार। आप 30 से 40 डिग्री पैर को बेंड करना है। आप देख सकते हैं कि पैर फोल्ड हुए और उसके बाद दोबारा स्ट्रेट हो जाना है। ये एक्सरसाइज जो स्क्वैट एक्सरसाइज है, ये इसको आप शुरू में हो सकता है कि आपको करने में दिक्कत आए, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोई दरवाज़ा या कोई टेबल, ताकि आपको फ्री स्क्वैट्स में अगर दिक्कत आ रही है तो आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि आपको एसीएल से पहले कर लेनी चाहिए। एसीएल सर्जरी के बाद भी इनमें से कुछ एक्सरसाइज है जो आपको करनी होती है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको इस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाएंगी कि आपकी बॉडी पहले से ही तैयार रहेगी, ताकि जो एसीएल सर्जरी के रिजल्ट्स हैं वो हमें बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। इस बीच जब आप ऑपरेशन कराएंगे उसके पहले इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करना होता है। आप चाहें तो एक्सरसाइज के पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर किसी एक्सरसाइज से आपके कुछ दर्द ज़्यादा बढ़ता है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप उस एक्सरसाइज को रोक दें।
इसके अलावा भी आपको अगर ACL के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आपका हम पूरा मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।